हेलो स्टूडेंट्स और मेरे बहुजन साथियों। तो आज का ये वीडियो यूजीसी से जुड़ा हुआ है। 2026 की शुरुआत से ही हम यूजीसी के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में। यूजीसी यूजीसी यूजीसी, कहीं यूजीसी का बिल पास हुआ, कहीं यूजीसी को रद्द कर दिया गया, कहीं विरोध प्रदर्शन हुए, कहीं इसका समर्थन हुआ, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे डेट दे दी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो यूजीसी से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या है यूजीसी, किस तरह इसका काम होता है और क्यों ये मुद्दे में आ रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप कहीं अपनी राय रखने लायक बन पाएंगे, आप समझ पाएंगे और अपनी बात को रख पाएंगे। तो शुरू करते हैं, यूजीसी क्या है। 1956 में जब हायर एजुकेशन की डिमांड हुई कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से अब पढ़ें और देश को मजबूत बनाएं, तो हायर एजुकेशन के साथ में यूजीसी का भी डेवलपमेंट हुआ कि यूजीसी को भी बनाया जाए। यूजीसी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, उनकी देख रेख करेगा। उन्हें देखेगा क्या यहाँ सही कोर्स चलाए जा रहे हैं, क्या सारे टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, क्या वहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, क्या लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं, क्या हॉस्टल हैं, हॉस्टल में सही फूड है, क्या हॉस्टल में सही सुविधाएं हैं, और तमाम तरह की चीज़ें जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं उसको रेगुलेट करेगा, उसको देख रेख रखेगा, उसको देखेगा और एक रूल बनाएगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इस तरह की एक रेगुलेटरी बॉडी बन के तैयार हुई 1956 में। इसने बहुत अच्छे काम किए, यूनिवर्सिटीज़ को देखा, यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता प्राप्त हुई और साथ में ग्रेड भी दिया कि भाई ये यूनिवर्सिटी ए ग्रेड की है, ये A++ ग्रेड की है। इस तरह यानी कि एक गवर्नमेंट बॉडी, आप समझिएगा, एक गवर्नमेंट बॉडी जो यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इन सभी प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ पे रेगुलेशंस लगाती थी, उनकी देखरेख करती थी, उनके नियम बनाती थी। इस तरह का काम यूजीसी करती थी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूजीसी के सामने आई। क्या? जातिवाद, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या अदर डिस्क्रिमिनेशन। लिंग भेद भी हम बता सकते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17 के थ्रू, कि लिंग भेद, जाति भेद, ठीक है, रंग भेद, स्थान भेद, भाषा का भेद, इस तरह की प्रॉब्लम्स यूजीसी ने देखी। और ये सब बातें ऐसी नहीं है कि सिर्फ देखी, इस पर प्रॉपर कमीशंस बने, रिपोर्ट्स बनी। 2007 के अंदर सुखदेव थॉरट कमीशन आया। सुखदेव थॉरट कमीशन में ये सब रिसर्च हुआ कि क्या सच में SC ST OBC के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, और पाया गया इस कमीशन में कि हाँ, होते हैं। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहां से ये प्रूफ हुआ कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या अदर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इन पे कंट्रोल किया जाए। एंटी रैगिंग कमेटी बनी, इस तरह की चीजें हुई। और फाइनली 2012 में एक और रिपोर्ट आती है जिसे हम बोलते हैं मुंगेलकर कमेटी। 2012 आपके दिल्ली की ही बात है। दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में SC ST के बच्चों को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बार बार फेल किया जा रहा था, उनके नंबर कम हो रहे थे। इसकी जांच हुई, लोगों ने पिटीशन डाले, बच्चों ने पिटीशन डाली कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो एक कमेटी डाली गई जिसे मुंगेलकर कमेटी कहते हैं। कमेटी में जांच हुई और जांच में ये साबित हुआ, आप इस बात पे बिल्कुल गौर कीजिएगा, जांच में ये साबित हुआ कि कुछ दूषित मानसिकता के लोगों ने हमारे बच्चों के नंबर काटे, उन्हें जानबूझ के फेल किया ताकि वो आगे बढ़ने से रुक सके। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन पहुंची, वहां देखा गया और साबित हुआ, तो उन टीचर्स पर 10-10 लाख का जुर्माना लगा कि उन टीचर्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को 10-10 लाख रुपए देने हैं जिनके साथ इन्होंने इस तरह का कार्य किया है, और साथ ही उन्हें सस्पेंड किया गया। तो ये प्रूफ है कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। 2012 बहुत पुरानी बात नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप NCRB की रिपोर्ट देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, उसमें भी आपको 2012 से अगर आप 2023-24 तक देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से क्राइम रिपोर्ट बढ़ रही है, किस तरह से SC ST एक्ट पर जो आधारित केस थे वो बढ़ रहे हैं। ये साफ साफ देखने को मिलता है कि क्राइम हो रहे हैं। साथ में अगर आप देखेंगे NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं और कितने सारे केसेस और हो रहे हैं। इसके बाद 2016 में रोहित वेमुला केस हुआ। हैदराबाद का एक बच्चा था, बहुत ही होनहार PhD का स्टूडेंट था, और उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुछ इस तरह होता है कि उसे सुसाइड करनी पड़ती है।
वो बाकायदा नोट में लिख के देता है कि उसे सुसाइड किस वजह से करनी पड़ी। उसके बाद 2019 में फिर से केस होता है, पायल तड़वी केस। पायल तड़वी को भी सुसाइड करनी पड़ी, मेडिकल की स्टूडेंट थी, और वो भी अपने नोट में लिखती कि किस प्रकार उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुए। 2020 में पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां मिलकर एक पिटीशन डालती हैं, जिसे लीड कर रही होती हैं इंदिरा जयसिंह, और ये सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में ये सारे एविडेंस दिए जाते हैं कि किस तरह से अभी भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको देखती है और 2020 में यूजीसी को नए और स्ट्रिक्ट रूल लाने के लिए सलाह देती है कि आपको नए और स्ट्रिक्ट रूल लाने चाहिए। ऐसे होते होते 5 साल हो जाते हैं। आप सोचिए 5 साल कोई रूल नहीं आए, और जो ये रूल पुराने वाले जो रूल थे वो भी सिर्फ पेपर बेस्ड थे, उन पे काम बिल्कुल भी नहीं होता था। 2025 में, जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को लास्ट डेडलाइन देता है कि आपको 15 जनवरी 2026 तक रूल लाने ही लाने हैं जो स्ट्रिक्ट हों, टाइम बॉन्डेड हों और जिन पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। आपको लाने ही लाने हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियम आते हैं और वहीं से ये बवाल की शुरुआत होती है। वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है कि इसके विरोध में और इसके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं। तो क्या ऐसे नए नियम आए कि लोगों को विरोध करना पड़ा? क्या ऐसे नए नियम आए कि लोगों को पक्ष में खड़ा होना पड़ा? तो इसी नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो 2012 के कुछ नियम देखेंगे और 2026 के नियम देखेंगे, और दोनों में कंपेयर करेंगे कि क्यों इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है कि कुछ लोग विरोध में हैं और कुछ लोग समर्थन में हैं। और इन सवालों को मैं अलग से डाल दूंगा इस वीडियो में, और आपसे इसके जवाब चाहूंगा कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं और आपका कहना क्या है। चलिए शुरू करते हैं जो कि मुद्दे हैं। पहले 2012 में जो रूल था उसके अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में या डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में सिर्फ एससी और एसटी एडेड थे, ओबीसी उसमें ऐड नहीं थे। ध्यान से समझिएगा, 2012 में सिर्फ एससी और एसटी ही ऐड थे, ओबीसी नहीं थे। 2026 में जो रूल बने उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को भी ऐड किया गया। कि अब सवाल ये बनता है जो इसका विरोध करते हैं उनके तरफ से कि आपने एससी, एसटी और ओबीसी को तो ऐड किया, क्या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते हैं? हमारे साथ भी बहुत भेदभाव होते हैं और बहुत जगह देखने को मिले भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जर्नल को भी ऐड करें। डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में एससी, एसटी एंड जनरल, इसको भी ऐड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, आप बिल्कुल साइड में इस क्वेश्चन को लिखते हुए चले जाइएगा। दूसरा सवाल, ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स ये कॉलेज के अंदर बनाए जाएंगे। पहले भी ये था, 2012 में भी ये था कि बनाए, कॉलेज ऐसा करे, लेकिन 2026 में ये बोल दिया कि करना ही है, आपको ये बनाना ही है कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहां बच्चे अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, जहां बच्चे अपनी बात रख सकते हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है। तो जो दूसरा सवाल है वो ईओसी सेंटर में होने वाले मेंबर्स को लेकर है। टोटल 10 मेंबर होने चाहिए, एक वीसी द्वारा नॉमिनेटेड, एक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ से जुड़े हुए, एक आपके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब, एक ओबीसी, एक महिला, एक फिजिकल हैंडीकैप और एक माइनॉरिटी। इस प्रकार 10 मेंबर होने चाहिए। तो इन 10 मेंबर में जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि एक जर्नल का भी होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर कंप्लेंट जर्नल के खिलाफ की जाएंगी, इसीलिए हमारा भी एक मेंबर होना उसमें अनिवार्य है। हमारा भी एक आप मेंबर उसमें ऐड कीजिए, यानी आप जर्नल का भी ऐड कीजिए। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल पे आते हैं, टाइम लिमिटेशंस। पहले वाले में कोई खास टाइम लिमिटेशंस नहीं थी, टाइम लिमिटेशंस उसमें भी थी 60 दिन की, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं होता था, कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं थे 2012 वाले में। लेकिन 2026 वाले में स्ट्रिक्ट एक्शंस की डिमांड हुई, स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, रूल्स में स्ट्रिक्ट एक्शंस थे, यानी कि 24 घंटे के अंदर कमेटी बैठेगी, 7 दिन के अंदर उस पर जांच होगी और 15 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स देना होगा कि आपने क्या किया उस पर। 15 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स देना होगा कि आपने कंप्लेन का क्या किया, क्या हुआ, उसका क्या रिस्पॉन्स हुआ, क्या रिजल्ट निकला, यानी एक टाइम लिमिटेशंस थी। साथ में ईओसी सेंटर अब कॉलेज के अंदर ही थे। पहले कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन अब प्रावधान हैं कि आपको ईओसी सेंटर रखने पड़ेंगे। टाइम लिमिटेशन, ये भी जो विरोध करने वाला पक्ष है उनका ये भी विरोध है कि ये टाइम लिमिटेशन की वजह से जल्दबाजी में गलत डिसीजन हो जाएंगे, इस वजह से इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, एक चीज़ और ये हो गई। एक और क्वेश्चन बनता है पहले वाले में और अब वाले में। पहले वाले में अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है, फॉल्स कंप्लेन करने पर आपको
पनिशमेंट दिया जाएगा या आपके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान है फॉल्स कंप्लेंट करने पर। लेकिन नए वाले में फॉल्स कंप्लेंट करने पर कोई भी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, सिर्फ आपकी कंप्लेन रद्द कर दी जाएगी। पहले वाले में अगर आपने फॉल्स कंप्लेन की तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ में कुछ हो सकता है, आपको फाइन देना पड़ सकता है, आप रस्टिकेट हो सकते हैं। लेकिन नए वाले में ना तो आपको फाइन देना है, ना आप रस्टिकेट होंगे, सिर्फ आपकी कंप्लेन रद्द कर दी जाएगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं और ये नए रूल्स हैं जो पहले वाले और अब वाले में अंतर है। और 19 मार्च 2026 को काटो नहीं, तो ये रूल 15 जनवरी 2026 को आए। इन क्वेश्चंस के साथ विरोध प्रदर्शन हुए और 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी और कहा कि अभी पुराने ही लागू रहेंगे। इस चीज़ की सुनवाई 19 मार्च 2026 को होनी थी, जो अभी निकल गया है। 19 मार्च 2026 को इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना ही आगे डेट बताई गई कि किस डेट में सुनवाई होगी। तो ये कुछ इस प्रकार के नियम हैं और कुछ इस प्रकार के सवाल हैं। तो पहला सवाल, SC ST OBC के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में जनरल को भी ऐड किया जाए। दूसरा सवाल, EOC के जो 10 मेंबर हैं उसमें 1 मेंबर जनरल का भी ऐड किया जाए। तीसरा सवाल, टाइम लिमिटेशन जो बहुत कम रखी गई है इसको बढ़ाया जाए। और चौथा सवाल कि जो फेक कंप्लेन करता है, फॉल्स कंप्लेन करता है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये कुछ 4 सवाल हैं जो UGC के नए बिल का विरोध कर रहे हैं उनके, वो कुछ इस प्रकार के उनके 4 सवाल हैं और इन्हीं 4 सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। क्यों ये बिल बनाए गए और क्या आपकी राय है? तो इस वीडियो में कमेंट में आप इन 4 सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मेरा इन 4 सवालों के जवाब पर होगा, जिसे आप जरूर देखिएगा।